Hello students, this is Dr. Vijay Zwar. Welcome to the Anand Tutorials once again. Today we are going to see the first chapter of Science 1, that is gravitation. So gravitation, as you all know, gravitation का कॉन्सेप्ट किसने रखा था या डेफिनेशन किसने दिया था? तो न्यूटन ने दिया था। तो उसका केस सब लोगों को पता है कि उसके सिर पे एप्पल गिर गया था और फिर अचानक उसको लगा कि ये क्या फोर्स है, एंड ही टर्म दिस फोर्स एज अ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के पहले न्यूटन्स के लॉ, हम 3 लॉ पढ़ चुके हैं पहले, और वो हुए हैं हमारे 10th में, आई एम सॉरी 9th में। तो उसमें से कुछ चीज़ें, बेसिक चीज़ें जैसे हमारे टेक्स्ट बुक में दी है, वो हम पहले देख लेते हैं। फोर्स एंड मोशन। तो फोर्स एंड मोशन में क्या कहा है? फोर्स का डेफिनेशन क्या होता है? फोर्स का डेफिनेशन वो होता है, फोर्स इज नेसेसरी टू चेंज द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब क्या है कि फोर्स इज नेसेसरी। किस बात के लिए नेसेसरी है फोर्स? कि अगर कोई चीज स्टेशनरी रखी हुई है तो उसका स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज करने के लिए आपको फोर्स की जरूरत पड़ेगी, या फिर कोई चीज मोशन में है तो उसको रोकने के लिए आपको फोर्स की जरूरत पड़ेगी, और अगर कोई चीज मोशन में है उसका आपको डायरेक्शन चेंज करने का है, उसके लिए भी आपको फोर्स की जरूरत पड़ेगी। तो फोर्स के ये 3 काम है जनरली जो हम लोग देखते हैं। तो दिस इज हाउ द फोर्स इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। नाउ हम लोग देखते हैं सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। अभी सर्कुलर मोशन और सेंट्रीपिटल फोर्स में सबसे पहले तो सर्कुलर मोशन होता क्या है वो थोड़ा सा हम इन शॉर्ट देख लेते हैं। अगर हम, एक रस्सी है हमारे पास, और उस रस्सी को अगर हम बांध लेते किसी पत्थर को, और वो पत्थर हाथ में पकड़ के ऐसे 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 अगर हम गोल 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 उसको घुमाते हैं, तो वो पर्टिकुलर मोशन क्या हो जाएगा उस पत्थर का? इट इज नथिंग बट अ सर्कुलर मोशन। अब ये सर्कुलर मोशन तो बहुत सारी और भी चीज़ों में हमको दिखाई देती है पर वो एक एग्जांपल बहुत अच्छा है जो सब लोग समझ सकते हैं कि अगर हमने पत्थर को रस्सी बांधी, पत्थर को रस्सी बांधने के बाद उसको उठाया और ऐसे गोल घुमाने की कोशिश की, तो वो गोल 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 घूमता है, एंड दैट इज नथिंग बट सर्कुलर मोशन ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टोन। अब ये सर्कुलर मोशन की एक खास बात होती है, उसमें एक फोर्स लगता है जिसका नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। सो थोड़ा डेफिनेशन देखते हैं उसका। फोर्स एक्टिंग ऑन एनी ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग द सर्कल एंड इट इज डायरेक्टेड टूवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल, दिस इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। अब सेंट्रीपिटल फोर्स कैसा है? अब जैसे हमने वो एग्जांपल देखा कि रस्सी और पत्थर का, उसको हम गोल घुमा रहे हैं, तो हमारा हाथ जो रहेगा जहां से हम वो रस्सी को पकड़ के गोल घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, दैट विल बिकम द सेंटर। और ये किस फोर्स की बात कर रहा है? ये उस फोर्स की बात कर रहा है कि जो डायरेक्टेड टूवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल है। मतलब वो कुछ यूं रहेगा कि ये सर्कल है और ये सर्कल का ये जो फोर्स है इस सेंटर की ओर जा रहा है। तो ये सचमुच ऐसा जाता है क्या फोर्स? हाँ, ये सचमुच ऐसा फोर्स रहता है, क्योंकि जब भी आपको इस तरीके का रोटेशन देना है उस स्टोन को, तो आपको हरदम उस रस्सी को फर्मली पकड़ के रखना पड़ेगा अपने सेंटर के तरफ। मतलब अपने हाथ को फर्मली वो पत्थर को खींच के रखना पड़ेगा, तभी जाके वो गोल गोल घूमेगा। अगर आपने उसको छोड़ दिया या थोड़ा लूज कर दिया, तो लूज करने में क्या हो जाएगा, वो अपनी मोशन खो बैठेगा, सर्कुलर मोशन। इट विल बी नो मोर इन द सर्कुलर मोशन। सो ये बात तो हम हमारी तय है कि जो भी फोर्स लगेगा वो टूवर्ड द सेंटर, जहां पे जो सर्कुलर मोशन हो रहा है वो पूरा सर्कल ट्रेस कर रहा है, और वो सर्कल ट्रेस करेगा तो उसका जो सेंटर रहेगा, जो आपके हाथ में रस्सी है, वो रहेगा उसका सेंटर। तो उस सेंटर की ओर फोर्स एक्ट करेगा, और उस पर्टिकुलर फोर्स को ही हम सेंट्रीपिटल फोर्स करेंगे। इसी को सेंटर सिकिंग फोर्स भी कहते हैं। ठीक है, सो दिस इज अबाउट सेंट्रीपिटल फोर्स। अब उसके बाद में हम देखते हैं केपलर्स लॉ। केपलर्स के 3 लॉ दिए गए हैं। तो केपलर्स के 3 लॉ में से फर्स्ट लॉ क्या कहता है? द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन इलिप्स विद द सन एट वन ऑफ द फोसाई। अब ये थोड़ा सा कठिन है क्योंकि इसकी टर्मिनोलॉजी थोड़ी टफ है। अब जैसा इलिप्स है, तो इलिप्स क्या होता है? जनरली इलिप्स शेप अगर मैं डिफाइन करना चाहूंगा, तो इलिप्स को मैं एक सादे लैंग्वेज में ये कहना चाहूंगा कि सब लोगों ने अंडा देखा होगा मुर्गी का। तो वो अंडा जो रहता है वो परफेक्टली इलिप्स नहीं रहता, बट इलिप्स इज समवेयर नियर टू इट। तो इस तरीके का ये अंडा जो ड्रॉ किया है मैंने, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये है इलिप्स। अब इस इलिप्स की क्या खास बात होती है? यहाँ पे 2 फोसाई होते हैं। फोसाई का मतलब होता है ये F1 और F2, दीज आर द फोसाई ऑफ द इलिप्स।
F1 and F2 are foci। अभी इसकी क्या खासियत होती है ये देखो, इलिप्स का क्या एक स्पेशल क्या कैरेक्टर रहता है कि अगर आप एक फोसा सिलेक्ट करो, जैसे आपने ये F1 फोसा सिलेक्ट किया, तो AF1 एंड AF2 इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे, अभी हमने दूसरा एक पॉइंट सिलेक्ट कर लिया B, तो BF1 प्लस BF2 इज इक्वल टू CF1 प्लस CF2। मतलब क्या होगा कि इस एक पॉइंट का डिस्टेंस एक फोसाई से और दूसरे फोसाई से अगर आप ऐड कर देते हो, तो वो ऐड कर देने के बाद आपको कांस्टेंट ये मिलेगा, डिस्टेंस मिलेगा। ये कांस्टेंट डिस्टेंस सब पॉइंट के लिए सेम रहेगा। जैसे ए के लिए है तो AF1 प्लस AF2 इज इक्वल टू BF1 प्लस BF2, दिस इज इक्वल टू CF1 प्लस CF2। सो दिस इज ऑल अबाउट इलिप्स। ये इलिप्स रहता है। अब जो केपलर सेकंड लॉ है, हाँ, तो केपलर सेकंड लॉ फर्स्ट लॉ क्या कहता है उसको देखते हैं हम। तो सो केपलर्स फर्स्ट लॉ क्या कहता है, द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन इलिप्स विद द सन एट वन ऑफ इट्स फोसाई। तो ऑर्बिट क्या होता है, अब जैसे ये दिख रहा है आपको इलिप्टिकल, ये देखो, दिस लुक एट दिस डायग्राम, ये है ऑर्बिट, ऐसे दिख रहा है। इसमें ये जो ए चीज दिख रही है आपको, दिस ए या दिस पर्पल कलर का ये दिख रहा है आपको, ये है आपका प्लैनेट। तो इसका क्या कहना है कि प्लैनेट तो ऐसे घूमेगा इलिप्टिकल शेप में, और ये जो फोसाई रहेंगे, ये फोसाई के पोजीशन में क्या रहेगा, सन। एट वन ऑफ इट्स फोसाई द सन विल बी देयर। तो इसका कहना है ऑर्बिट, द ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट इज एन इलिप्स सन एट वन ऑफ इट्स फोसाई। तो ये हो गया स्टेटमेंट आपका केपलर्स फर्स्ट लॉ। अब केपलर्स सेकंड लॉ क्या कहता है, द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरिया in equal area in equal interval of times। ये intervals equal interval of time। so the line joining planet and the sun sweeps equal areas in equal interval of time। अब जैसे देखो कि इस पोजीशन A से लेके B तक जब ये प्लैनेट जाता है, तो हमको क्या मिलता है, यहां से यहां तक जाने के लिए कुछ पर्टिकुलर टाइम लगा हुआ। अब मान लो कि अगर A से B में जाने के लिए जो टाइम लगा, और C से लेके D में जाने को जो टाइम लगा, और E से लेके F तक जाने में जो टाइम लगा, वो सब अगर सेम है, इफ इट इज हैविंग द सेम टाइम लगता है, तो क्या होता है, ये जो एरिया है, अब जैसा देखने के लिए तो कुछ एरिया बड़ा कुछ छोटा आपको शायद लग रहा होगा, बट इसका कहना है कि अगर A से लेके B तक जाने के लिए जितना टाइम लग रहा है और C से लेके D तक जाने के लिए जितना टाइम लग रहा है, और E से लेके F तक जाने के लिए जितना टाइम लग रहा है, अगर ये टाइम सेम है तो ये एरिया भी सेम रहेगा। जितना स्वीप एरिया दिख रहा है आपको, ये जैसे क्रॉस लाइन से मैंने निकाला हुआ, तो उसको कहते हैं स्वीप एरिया। तो ये टाइम अगर सेम लगता है A से लेके B तक जाने के लिए, और C से लेके D तक, और D से E से लेके F तक, तो ये क्या रहेगा, अगर टाइम सेम लगता है तो ये एरिया भी सब सेम रहेगा। यही कहना है इसका केपलर सेकंड लॉ। समझ में आया आपको? सो इसका रिलेशनशिप क्या है, टाइम और एरिया। अगर टाइम सेम है तो एरिया सेम रहेगा। तो यह है आपका केपलर सेकंड लॉ। अब उसके बाद में केपलर्स थर्ड लॉ क्या कहता है, तो केपलर्स थर्ड लॉ का कहना ये है कि द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन अराउंड द सन is directly proportional to the cube of the mean distance of the planet from the sun। तो अब ये देखिए यहाँ पे टी स्क्वायर, तो टी क्या हो गया, पीरियड का मतलब क्या हो गया कि एक कंप्लीट रिवोल्यूशन करने, जैसे हमने ए से चालू किया और पूरा घूम के फिर से ए के पास अगर हम आ जाते हैं, तो इसको क्या कहेंगे, ये घूमने के लिए जितना भी टाइम लगेगा उसको क्या कहेंगे हम लोग, टाइम पीरियड कहेंगे। और दूसरी बात क्या है, आर। तो आर का मतलब क्या है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मीन डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन। तो सन से लेके उस प्लैनेट का डिस्टेंस कितना है, उसका हम मीन निकालेंगे, और उस मीन डिस्टेंस को हम कंसिडर करेंगे आर। तो अकॉर्डिंग टू केपलर्स थर्ड लॉ, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब।
मतलब जो भी टाइम पीरियड लगता है आपको एक कंप्लीट रिवोल्यूशन करने के लिए, उसका स्क्वायर अगर हम लेंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल काय के लिए काय को है, वो है क्यूब ऑफ डिस्टेंस, मीन डिस्टेंस बिटवीन सन एंड द प्लैनेट। तो ये है आपका केपलर्स थर्ड लॉ। तो फिर हम इसको ऐसा कर सकते हैं, प्रोपोर्शनलिटी साइन अगर रिमूव करते हैं हम लोग, तो टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट दैट इज इक्वल टू के। अब है सबसे इंपॉर्टेंट बात, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये कहता है कि एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट with a definite force, and this force is directly proportional to product of the masses of two objects, product of masses of two objects, and is inversely proportional to the square of distance between them, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसको है? स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इसको हम थोड़ा सा डायग्रामेटिक फॉर्मेशन में ऐसा देख सकते हैं। अब देखो, ये दो है, एक मास है m1, दूसरा मास है m2, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है d। दिस इज द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन द टू मासेस, वो है d। तो f मतलब इन दोनों के बीच में जो फोर्स एक्ट हो रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो आ रहा है, वो है f एंड दिस f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस m1 एंड m2, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किस चीज को है? इन दोनों के बीच में के डिस्टेंस को। तो ये आएगा 1/d²। अगर इन दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन हम कर लेते तो ये आ जाएगा f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाई d²। अब चलो, प्रोपोर्शनलिटी साइन अगर हम डिलीट कर देते, तो ये डिलीट कर देने के बाद रिमूव कर देते, तो क्या आएगा उसकी जगह? g, कैपिटल G, एंड दिस कैपिटल G इज नथिंग बट यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो ऐसा है ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g। g इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मासेस ऑफ 1 kg केप्ट 1 मीटर अपार्ट। ये जो कॉन्सेप्ट है ये ऐसा है कि अगर मान लेते हैं कि हमारे पास दो मासेस है, दो मासेस कितने हैं, उनका मास कितना है? दोनों का मास है 1-1 kg, और दोनों को कितने डिस्टेंस से सेपरेट किया हमने? सिर्फ 1 मीटर से। तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा उसकी वैल्यू इतनी रहेगी। समझ में आ रहा है क्या? दो मासेस है, m1 मास है, उसका वैल्यू है 1 kg, m2 मास है, उसका भी वैल्यू है 1 kg। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ देख सकते हैं, ये एक मास है 1 kg, ये दूसरा मास है, दिस इज ऑल्सो 1 kg, और इनके बीच में डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन कितना है? 1 मीटर। तो अब जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में रहेगा, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, ये इधर, ये इधर, ये आएगा F। इस F की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? इस F की वैल्यू होनी चाहिए 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। इतना फोर्स इन दोनों के बीच में रहेगा, जो कि किसकी वैल्यू है? ये है g। g मतलब क्या? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू है ये g। ओके, सो ये बात है g के बारे में, मतलब यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बारे में। अब अगला पार्ट जो है वो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, खैर सर्कुलर मोशन का तो हमने एग्जांपल देख लिया था। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या होगा? अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब ये होगा कि जब भी, अभी देखो, कोई चीज अगर हम सर्कुलर देखते हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल एक सीलिंग फैन अगर हमने ले लिया, तो सीलिंग फैन एक स्टेडी पोजीशन में, सीलिंग फैन स्टेडी पोजीशन में आने के बाद जैसे इसको 3 ब्लेड्स रहते हैं, 1 2 3 जनरली। चलो हमने शुरू किया सीलिंग फैन, ये ऐसे घूमना शुरू हुआ। अब ये जो ब्लेड यहां से शुरू हुआ था, ये घूम के फिर से इसी जगह पे आता है, तो ये क्या करेगा? एक रिवोल्यूशन कंप्लीट कर लेगा। अब इस एक रिवोल्यूशन को कुछ टाइम लगेगा, मान लो 1 सेकंड लग जाता है। 1 सेकंड में एक रिवोल्यूशन होता है, 1 सेकंड 1 रिवोल्यूशन। तो 60 सेकंड में कितने रिवोल्यूशन हो जाएंगे? 60 रिवोल्यूशन हो जाएंगे। अब 1 घंटे में कितने रिवोल्यूशन होंगे? 1 घंटे में कितने सेकंड रहते हैं? 3600 सेकंड। तो 3600 सेकंड में कितने होने चाहिए? 3600 रिवोल्यूशन होने चाहिए।
सो अब देखिए कि 1 सेकंड में 1 रिवोल्यूशन हो रहा, 1 मिनट में 60 रिवोल्यूशन हो रहे हैं और 1 घंटे में हो रहे 3600 रिवोल्यूशन। दिस इज 1 मिनट, दिस इज इक्वल टू 1 आवर। तो 1 घंटे में एक घंटे में हो रहे हमारे 3600 रिवोल्यूशन। इसका मतलब क्या हो गया कि ये बराबर 1 सेकंड में एक ही रिवोल्यूशन बना रहा है। जो ब्लेड यहां से शुरू हुआ बराबर 1 सेकंड के बाद यहीं वापस आ रहा है। अगर इसको हम कितना भी टाइम इंटरवल बढ़ा देते या कम कर देते फिर भी ये अपना स्पीड मेंटेन रखता है, कांस्टेंट रखता है। तो उस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। दैट इज नथिंग बट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हमको और भी एक्सपीरियंस करना है हमारे कॉमन लाइफ में, तो जब आप पंखा शुरू करते हो, सीलिंग फैन जब आप शुरू करते हो तो वो क्या होता है, धीरे 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 घूमना चालू होता है, फिर एक पर्टिकुलर स्पीड पकड़ लेता है और वो कांस्टेंट स्पीड से घूमना चालू होता है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहाँ हुआ इसका, जब हम पंखा शुरू करते तब नहीं होता यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तब तो स्पीड उसका बढ़ते जाता है, रिवोल्यूशन बढ़ते जाते हैं। और फिर एक टाइम ऐसा आता है कि जब पंखे का स्पीड कांस्टेंट हो जाता है, ऐसा हम बोलते हैं, तो तब उस वक्त वो बराबर एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस बना देता है 1 मिनट के अंदर कितने, जिसको हम जनरली आरपीएम के नाम से जानते हैं। तो वो कांस्टेंट आरपीएम में चले जाता है। फिर क्या होता कि जब हम पंखा बंद करते तो वो धीरे 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 रिवोल्यूशंस कम 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 होते जाते हैं और फिर पंखा बंद हो जाता है। तो शुरुआत के पीरियड में जब हम पंखा शुरू करते तभी भी वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं रहता और जब हम उसको बंद करते तभी भी नहीं रहता। मतलब क्या कि जब पंखा शुरू करके जब वो मैक्सिमम स्पीड में आ जाता है उस वक्त वो यूनिफॉर्म सर्कुलेशन सर्कुलर मोशन करना शुरू कर देता है, और जिस वक्त हम उसको बंद कर देते बंद करने के वक्त तक वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ही चलता है। जब हम बंद कर देंगे तो फिर से उसका मोशन कम होने लगा, नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस कम होने लगेंगे पर मिनट या पर सेकंड, और फाइनली वो रेस्ट में आ जाएगा। सो ये है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट। अभी इसमें क्या है, एक कंसिडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कल विद अ कांस्टेंट स्पीड, जैसे अभी मैंने अभी एग्जांपल बताया। सच मोशन इज पॉसिबल ओनली व्हेन द ऑब्जेक्ट इज कॉन्स्टेंटली एक्टेड अपॉन अ फोर्स डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड दिस फोर्स इज कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स का फिर से एक बार हमने डेफिनेशन लिख लिया। अब इसका फॉर्मूला भी हम लोग देख रहे हैं। तो अब ये फॉर्मूला है F इज इक्वल टू mv² अपॉन r। तो अब ये सर्कुलर मोशन में जो चीज चल रही है, वो सर्कुलर मोशन में चीज जो चल रही है उसमें F इज सेंट्रीपिटल फोर्स है, M क्या है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब जैसे हमने बिल्कुल शुरुआत में जो एग्जांपल लिया था कि आपने एक पत्थर लिया, उसको रस्सी बांधी और उसको ऐसे 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 आपने गोल घुमाने की कोशिश की, तो वो जो पत्थर का मास था वो मास है ये M, स्मॉल m। उसके बाद में रेडियस कितना हुआ, जितनी रस्सी की लेंथ है उतना हो जाएगा रेडियस, और जितने वेलोसिटी से आप उसको गोल गोल घुमाओगे वो हो जाएगी आपकी वेलोसिटी v। सो f इज इक्वल टू mv² अपॉन r। सो दिस इज अबाउट सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स को अगर आपको क्वांटिफाई करने का है या कैलकुलेट करने का है तो आप इस तरीके से उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, अभी अर्थ का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कैसे होता है वो हमको देखना है, जिसको हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी बोलते हैं। अर्थ exert gravitational force on the object near it. According to Newton's second law of motion, a force acting result in its acceleration. अब देखिए बहुत सारे लोग इस चीज को रट लेते हैं कि ये ऐसा ऐसा लॉ है, पर इस चीज का मतलब हम लोगों को समझ में नहीं आता कि इसका एग्जैक्ट मतलब क्या होता है, कि कोई फोर्स कैसे किसी चीज में एक्सेलरेशन लाता है, ये तो चीज हमको समझनी पड़ेगी। अब इसके लिए आप एक चीज कर सकते हो, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। फोर्स का इफेक्ट क्या होता है, हमने एकदम शुरुआत में फोर्स का इफेक्ट डिस्कस किया था कि फोर्स क्या करता है। अगर कोई चीज स्टेशनरी है तो उसको वो मोशन में ला देगा, ये पहला काम फोर्स कर सकता है। दूसरा काम वो ये कर सकता है कि कोई चीज मोशन में है तो उसको वो रोक सकता है, ये दूसरा काम हो गया। और तीसरा ये है कि कोई चीज अगर मोशन में है तो उसका वो डायरेक्शन चेंज कर सकता है। ये तीनों भी चीजें फोर्स के सिवा पॉसिबल नहीं हो सकती। अनलेस एंड अनटिल यू अप्लाई फोर्स यू विल नेवर एबल टू अचीव दिस थिंग्स। सो अब हम लोग देखते हैं कि ये एक्सेलरेशन किस तरीके से प्रोड्यूस करता है। अब जस्ट फॉर एग्जांपल आपके यहाँ एक ऐसी कोई व्हीकल खड़ा है ऐसा जो अभी रेस्ट में है,
अभी कई बार ये केस होती है कि जब लोग हम कार की या कोई व्हीकल की बैटरी बैठ जाती है, चलो, तो हम क्या करते हैं, उसको पुश करते हैं। ये पुश करके हम उसको थोड़ा सा मोशन में लाते हैं और फिर गाड़ी शुरू हो जाती है, जर्क से गाड़ी शुरू हो जाती है। अब इस चीज में अगर हम देखें तो हम लोग यहाँ पीछे से उसको पुश कर रहे हैं, मतलब यहाँ कोई तो भी फोर्स लगा रहे हैं। अब इस फोर्स का इफेक्ट क्या हो रहा है? अब ये बहुत ऑब्वियस सी बात है कि फोर्स का इफेक्ट ये होने वाला है कि गाड़ी मोशन में आ जाएगी। और मोशन में आने का और एक दूसरा एंगल ये है कि इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या थी इनिशियली, वी यू इज इक्वल टू जीरो, मान लो यू इज द इनिशियल वेलोसिटी दैट वाज जीरो, बट व्हेन यू पुश दिस व्हीकल इट विल अक्वायर सर्टेन वेलोसिटी। ये कुछ तो भी वेलोसिटी अक्वायर कर ही लेगी, और ये वेलोसिटी अक्वायर कर लेगी यहाँ पे। अब ये मोशन में आ गई है इस तरीके से, तो इसकी सर्टेन वेलोसिटी भी आ गई है अभी। तो यहाँ एक्सेलरेशन कहाँ से आ गया? एक्सेलरेशन आया है, आप थोड़ा ऑब्जर्व करो इसमें, कि इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी, फाइनल वेलोसिटी भी होगी। और जब हम एक्सेलरेशन का डेफिनेशन देखते हैं तो एक्सेलरेशन का मतलब ये होता है v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। हमको जीरो वेलोसिटी से लेके v वेलोसिटी तक हमने व्हीकल को पुश किया, कुछ टाइम तो लगा होगा उसको, तो हम क्या किए, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टी अगर कर देते तो हियर यू विल गेट द एक्सेलरेशन। बट ये एक्सेलरेशन आया किस बात की वजह से? ये आया है फोर्स की वजह से, ये बात आप भूलना मत। तो ये फोर्स हो गया और एक्सेलरेशन का रिलेशन हो गया। अब मान लेते हैं हम कि ये तो एक केस हो गया। दूसरा केस ये हो सकता है कि अगर कोई गाड़ी को अपने पुश कर, अभी ऑलरेडी मोशन में है और हम लोगों को उस गाड़ी को रोकने का है, तो अगेन वी हैव टू अप्लाई सर्टेन फोर्स, और वो फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? अब ये व्हीकल है, इट्स हैविंग अ वेलोसिटी v, और आपको उसको रोकना है, जगह पे रोकना है उसको, तो आप क्या करोगे, उसको पूरा ताकत लगा के उसको रोकोगे, फिर उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो। अब इस परिस्थिति में क्या हो रहा है कि यहाँ पे भी वेलोसिटी चेंज हो रही है, क्योंकि उसको सर्टेन वेलोसिटी थी, आपने फोर्स अप्लाई किया और उस गाड़ी को रोका, तो रोकने के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी चलो बोल देते कि जीरो होगी, तो इसको भी सर्टेन टाइम लगा होगा। अभी जैसे अपने फोर्स अप्लाई किया वैसे के वैसे तो वो गाड़ी जगह पे या व्हीकल जगह पे तो रुक नहीं गया होगा, उसको टाइम लगा कुछ। तो जहां से वेलोसिटी उसकी एक प्रॉपर वेलोसिटी में वो चल रहा था, और वहां से जब तक जीरो उसकी वेलोसिटी हुई, उसके दौरान जो भी टाइम लगा हुआ उससे आप डिवाइड कर दीजिए, v माइनस यू अपॉन टी अगेन, तो आपको मिलेगा एक्सेलरेशन। बट ये कैसा रहेगा? निगेटिव सेंस में एक्सेलरेशन रहेगा। इसमें हम वेलोसिटी बढ़ा नहीं रहे, इसमें वेलोसिटी हम कम कर रहे हैं। और पहले केस में हमने क्या किया था, वेलोसिटी बढ़ाई थी, तो यहाँ पे आपको एक्सेलरेशन पॉजिटिव मिला था, यहाँ पे आपको इस केस में एक्सेलरेशन शायद नेगेटिव मिलेगा। उसको हम डिसिलरेशन भी बोलते हैं या रिटार्डेशन भी बोलते हैं। तो इस तरीके से हम लोग फोर्स का इफेक्ट देखते हैं। बिना फोर्स के इफेक्ट के आपको ये चीजें दिखाई नहीं देगी। सो दिस इज अबाउट एक्सेलरेशन एंड फोर्स। एक्सेलरेशन और फोर्स कैसे रहता है। अब यही चीज को अगर हम रिलेट करते हैं ग्रेविटेशन, तो ग्रेविटेशनल ही फोर्स ही होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब वही, दैट इज अ काइंड ऑफ फोर्स। अब ये अगर है तो क्या कर रहे हैं हम? अर्थ एक्सर्ट अ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट नियर इट। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, द फोर्स एक्टिंग रिजल्ट्स इन इट्स एक्सेलरेशन। जब भी फोर्स अगर एक्ट होता है तो वो एक्सेलरेट करेगा। अभी इसका अगर शॉर्ट मतलब मैं बताना चाहूंगा आपको कि कोई चीज ऊपर से नीचे अगर गिरती है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई चीज रखी है एक सर्टन हाइट में h, दिस इज योर अर्थ सरफेस। अभी ये चीज हमने यहाँ से ड्रॉप कर दी तो ये ऑब्वियसली नीचे गिरेगी, और नीचे अगर गिर रही है तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, और वो फोर्स कौन सा रहेगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट इज नथिंग बट द ग्रेविटेशनल फोर्स। वो क्या करेगा? अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो। अब फोर्स अगर एक्ट हो रहा है तो एक्सेलरेशन आना ही चाहिए, और एक्सेलरेशन कहाँ से आएगा? इनिशियली जब हमने यहाँ से ये ड्रॉप किया था तो इसकी वेलोसिटी थी जीरो, और जब ये जमीन को टच करेगा, अबाउट टू टच रहेगा, तब इसकी एक सर्टन वेलोसिटी रहेगी v, बराबर। और इसके दौरान जो भी टाइम लैप्स होगा, वो टाइम लैप्स अगर हम लेते हैं तो यहाँ पे हम लोगों को एक्सेलरेशन दिखाई देगा, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, एंड दैट इज व्हाई इट इज अर्थ्स ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो ये है एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद में हम देखते हैं, तो चलो अभी हम लोग
अभी कुछ चीजें बुक में से देख लेते, एक डेरिवेशन सॉर्ट चीज है, उसको देख लेते। ये तो सारी चीजें हमने ले ली। ये जो एग्जांपल मैंने बताया था आपको, इसका पिक्चर यहाँ पे दिया पिक्टोरियल फॉर्म में। दिस इज ऑल अबाउट इलिप्स एंड केपलर्स फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड लॉ। अब ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में मैंने बताया था। अब ये एक थोड़ा सा डेरिवेशन दिया है, पर ये जनरली एग्जाम में पूछा नहीं जाता, तो दैट इज, अब थोड़ा सा हम एग्जाम में फोकस कर रहे हैं वन शॉट, सो आई डोंट थिंक सो दैट इज दैट इम्पोर्टेंट। ये थोड़ा हेडेक हो जाता है। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो एग्जाम्पल में क्या दिया है वो देखिए। महिंद्रा एंड विराट आर सिटिंग एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर एंड उनके मासेस कितने हैं, 75 kg एंड 80 kg रिस्पेक्टिवली। तो अभी हम लोगों को क्या करना है, देखिए सबसे पहले तो जो भी न्यूमेरिकल आपको दिया रहेगा उसमें से हम लोग गिवन डेटा एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। गिवन डेटा का मतलब ये होता है कि फॉर्मूले की जो रिक्वायरमेंट है हमारी, वो फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट हम पहले फुलफिल कर लेते हैं। क्या फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट है हमारी, देखिए महिंद्रा, इसको हम ले लेते हैं एम, इसको ले लेते हैं वी, महिंद्रा एंड विराट। अब महिंद्रा का देयर मासेस, महिंद्रा का मास कितना है 75 kg, तो ये हो गया हमारे लिए m1। विराट का मास कितना है 80 kg, सो m2 इज इक्वल टू 80 kg। एंड कितना डिस्टेंस एक दूसरे के, दूसरे डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन कितना है दोनों के बीच में, यह है 1 मीटर, 1 मीटर अपार्ट दे आर सिटिंग, सो d इज इक्वल टू 1 मीटर। ये सब हो गया। अब चलो देखते हैं हम इनके बीच में क्या पूछा है, व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम, दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कितना रहेगा ग्रेविटेशनल फोर्स अकॉर्डिंग टू आवर फॉर्मूला m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर। ऐसे अब आप इसमें सब वैल्यूज पुट कर दो। अब g का वैल्यू क्या है ये आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा, 6.67 इंटू 10⁻11 ये वैल्यू है। ये सारी वैल्यूज हम यहाँ पुट कर देंगे, 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू मास कितना है 75 इंटू 80 होल डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर, मतलब कितना होगा 1 का स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, और जो कि आप जानते हो कि फोर्स का यूनिट क्या रहता है, इट इज ऑलवेज इन न्यूटन, सो यह आएगा 0.042 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन। तो इतना फोर्स इनके दोनों के बीच में रहेगा। अब ये बात यूनिवर्स के बारे में कहते हैं न्यूटन, न्यूटन ने कहा है यूनिवर्स में, तो ये अर्थ में भी रहेगा, और अगर आप अर्थ के बाहर जाते हो तो यूनिवर्स में आपको ऐसे दो बॉडीज के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नजर आएंगे। अब ये फोर्स निग्लिजिबली स्मॉल है, इसके कारण हम एक दूसरे पे, अभी यूनिवर्स की बात करते तो बहुत सारे लोगों को ये भी लगता होगा कि हमारे यहाँ तो डिफरेंट बॉडीज है, तो ये एक दूसरे को कोलाइड क्यों नहीं हो जाते। अब कोलाइड इस बात के लिए नहीं हो जाती क्योंकि इनके बीच में अगर आप कैलकुलेट करो तो आपको निग्लिजिबल अमाउंट ऑफ फोर्स दिखेगा। ये इतना निग्लिजिबल रहता है कि आप फील ही नहीं कर सकते उसको, एंड दैट इज वाई ये आपको दिखने के लिए दिखेगा ही नहीं, कहीं प्रैक्टिकल लाइफ में आपको ये दिखाई नहीं देगा, मतलब जो हम डे टू डे लाइफ देखते हैं तो वो नहीं ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे आप उसको। अब दूसरा एग्जांपल दिया है, इन द अबव एग्जांपल अज्यूमिंग दैट द बेंच ऑन विच द महिंद्रा इज सीटिंग इज फ्रिक्शनलेस starting with zero velocity, what will be Mahindra's velocity of motion toward Virat after 1 second? Will this velocity change with time and how? तो अभी देख लीजिए कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है महिंद्रा, महिंद्रा पे कितना फोर्स लग रहा है, क्योंकि ये एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। तो इसने क्या कहा है कि महिंद्रा इज सिटिंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस, मतलब एक फ्रिक्शनलेस बेंच पे वो बैठा है स्टार्टिंग विद जीरो वेलोसिटी। तो अगर हम ये सोचते कि महिंद्रा विराट की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, तो अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो हमने ऑलरेडी ये एफ निकाल ही लिया है, तो इनका कहना ये है कि अभी महिंद्रा की इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 0। यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है दोनों के बीच में, और इस फोर्स से ये अट्रैक्ट हो रहा है विराट की तरफ। तो इनका कहना है कि ये अभी यहाँ से इधर मूव होना चालू हो जाएगा, तो टाइम इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड के बाद महिंद्रा की वेलोसिटी कितनी रहेगी,
तो यहाँ पे कैसे निकालना है हम लोगों को, देखो अब यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, F इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। जितना भी मास है आप इंटू एक्सेलरेशन अगर आप करते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, फोर्स। अभी ये कॉन्सेप्ट मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक्सप्लेन करके बताया था कि जैसे आप फोर्स अप्लाई करते हो तो फोर्स अप्लाई करने के बाद क्या होता है, चीज़ें एक्सेलरेट होती है या रिटार्ड होती है, ये हमने एक एग्जांपल से देख लिया था। अब वैसे ही अगर ये महिंद्रा पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है एंड दैट इज एक्टिंग टूवर्ड विराट, तो फोर्स लग रहा है तो वो भी एक्सेलरेट होना ही चाहिए। तो ये एक्सेलरेशन हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो फॉर्मूला इज वेरी सिंपल, F इज इक्वल टू m into a, दिस इज योर न्यूटन सेकेंड लॉ। न्यूटन सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट है तो ये आ जाएगा F अपॉन m इज इक्वल टू a, दिस इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। तो चलो हम वैल्यू पुट कर लेते हैं इसमें। ये आया था हमारा 4.002 इंटू 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाई इसका मास कितना है, महिंद्रा का मास तो ऑलरेडी हम देख चुके हैं यहाँ पे, इट इज 75 kg, तो ये आएगा 75 और इसका आंसर आ जाएगा आपका 5.34 इंटू 10⁻⁻9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। इतने फोर्स से वो एक्सेलरेट हो। अब एक बहुत सिंपल सा रिलेशन है, ये है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वेर v इज फाइनल वेलोसिटी, u is initial velocity and t is equal to time, a is equal to acceleration। ये सारी चीजें हमने देख ली। अभी हमारे पास क्या क्या चीजें अवेलेबल है, हमारे पास तीन चीजें अवेलेबल है। एक्सेलरेशन की वैल्यू अवेलेबल है, जो एक्सेलरेशन की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की 5.34 इंटू 10⁻⁹ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद में दूसरी वैल्यू है हमारी इनिशियल वेलोसिटी। उसने कहा है इनिशियल वेलोसिटी कितनी है इसकी, 0 मीटर पर सेकेंड। आपको फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करने की है और आपको टाइम दिया है 1 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी रहेगी। तो ये सारी की सारी चीजें हम इसमें पुट कर देंगे इस फॉर्मूले में, और फॉर्मूले में पुट कर देने के बाद ये कुछ ऐसे दिखाई देंगी, v इज इक्वल टू 0 प्लस एक्सेलरेशन कितना है 5.34 इंटू 10⁻⁹ इंटू टाइम है 1 सेकेंड। ऑब्वियसली इसका आंसर क्या आना चाहिए, 5.34 इंटू 10⁻⁹ मीटर पर सेकेंड। ये हो जाएंगे आपकी फाइनल वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज हाउ दिस न्यूमेरिकल विल वर्क। ऐसे आपका ये न्यूमेरिकल वर्क करेगा। तो चलो अभी इसके आगे का टॉपिक देखते हैं, अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स अगर आपको निकालने का है तो यही फॉर्मूला जो मैंने अभी आपको बताया था, यही फॉर्मूला आपको यूज करने का। बट अब थोड़ा सा हम देखते हैं, कैलकुलेट द फोर्स ड्यू टू अर्थ ऑन महिंद्रा इन अर्लियर एग्जाम्पल। अभी अर्थ महिंद्रा पे कितना फोर्स लगाएगी ये हम लोगों को देखने का है। सिटिंग समवेयर ऑन द अर्थ सरफेस। तो देखो मास ऑफ द अर्थ, अभी ये चीजें ये वैल्यूज जो है ये बाय डिफॉल्ट फिक्स है कि मास ऑफ द अर्थ है 6 इंटू 10⁻24 kg। रेडियस ऑफ द अर्थ ये भी दिया है 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर, और महिंद्रा का मास 75 तो हमको दिया ही है। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी हमको पता ही है। यू जस्ट हैव टू कीप एवरीथिंग इन दिस फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला में रखने के बाद आप आराम से इसका वैल्यू निकाल सकते हैं जो है 733 न्यूटन। 733 न्यूटन will be the force of attraction. With this much force, the earth is going to attract Mahindra toward its center. दूसरा है starting from rest, what will be the Mahindra's velocity after 1 second if he is falling down due to gravitational force? अभी देखो महिंद्रा अगर गिरता है नीचे, तो नीचे गिरने के बाद इसने क्या किया, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, देखो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, ये जो अगर सेंटेंस आता है तो यहाँ पे आपको हरदम इनिशियल वेलोसिटी 0 लेनी पड़ती है इसकी। तो पहले हमको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, पहले तो हमको एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखो u इज इक्वल टू 0 लिया हमने, और f जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये तो हमने कैलकुलेट कर लिया।
733 न्यूटन आ गया। अब हम कैसे करेंगे, ए इज इक्वल टू एफ बाय एम, या जैसे ये हमने स्टेटमेंट लिया था एफ बाय एम इज इक्वल टू ए, एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए, सो ए इज इक्वल टू एफ बाय एम। सो अकॉर्डिंगली व्हाट विल हैपन, आप ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। एक्सेलरेशन मिल गया आपको मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। अब न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ इक्वेशन, ये भी हमने देखा है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ पे आप सारी रिस्पेक्टिव वैल्यूज पुट कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा v इज इक्वल टू 9.77 मीटर पर सेकेंड एंड दिस इज 1.83 into 10 to the power 9 times the Mahindra's velocity in example 1 page 6. It's okay, that's fine. So ये है कुछ एग्जांपल्स, न्यूमेरिकल एग्जांपल्स जो दिए थे उसके बारे में। अभी देखो Earth's gravitational acceleration. Earth exerts gravitational force on the object near it. According to Newton's second law of motion, the force exerting on the body result in its acceleration. ये हम बिल्कुल पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि फोर्स कैसे एक्सेलरेशन में रिजल्ट होता है। Thus, the gravitational force due to Earth on a body result in its acceleration, and this acceleration due to gravity, and this is called acceleration due to gravity, and it is denoted by g. अब इसका मतलब हम लोग समझ लेते हैं कि ये क्या होता है। ये होता ये है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एग्जैक्टली क्या होता है। अगर कोई भी चीज ऊपर से नीचे गिरती है, कोई भी चीज ऊपर से नीचे गिरने के बाद वो किस बात की वजह से, किस फोर्स की वजह से नीचे से ऊपर से नीचे गिरती है, वो गिरती है सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अगर कोई चीज गिर रही है, आपको पता ही है कि फोर्स अगर है तो वहां एक्सेलरेशन जरूर आएगा। तो अगर मैं सोचता हूँ कि ऊपर से कोई चीज नीचे गिर रही है, फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो एक्सेलरेशन भी जरूर होगा। तो वो एक्सेलरेशन को हम क्या कहेंगे, दिस पर्टिकुलर एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वेलोसिटी में चेंज आएगा, वेलोसिटी में चेंज आ जाने के बाद चलो मान लो मैंने कोई एप्पल या बॉल ऐसे होल्ड करके रखा है, अभी इसकी वेलोसिटी कितनी है, 0। पर जैसे मैं इसको छोड़ देता हूँ तो जैसे ये अर्थ सरफेस को टच करेगा, तो टच करने के पहले उसको एक सर्टन वेलोसिटी रहेगी, तो वो चेंज इन वेलोसिटी आपको दिख रही है, 0 वेलोसिटी थी और मान लो फाइनल वेलोसिटी v होगी, और इसको कुछ टाइम भी लगा यहाँ से नीचे आने तक, तो हमने क्या ले लिया, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम रिक्वायर्ड टू रीच टू द अर्थ सरफेस। इन सबको अगर हम डिवाइड कर दिए तो हमारे पास क्या आएगा, कुछ वैल्यू आएगी एक्सेलरेशन की। ये पर्टिकुलर एक्सेलरेशन किस बात की वजह से हुआ है, ये हुआ है ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से, इसीलिए इसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। तो ये है, और ये हरदम क्या होता है, एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर as the gravitational force on any object due to earth is directed toward the center of the earth. The direction of acceleration due to gravity is always directed toward the earth, center of the earth, that is vertically downward. तो इसीलिए कोई भी चीज क्या होगी, गिरेगी तो नीचे ही आएगी, अर्थ के सेंटर की तरफ आएगी, नीचे आएगी। सो अभी देखते हैं हम वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग, अब देखो ये कैलकुलेट करना काफी इजी है। वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी यूजिंग न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फॉर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m situated at a distance r from the center of the earth। तो जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला था कि अगर मैं बॉल होल्ड करता हूँ ऐसे, तो बॉल होल्ड करने के बाद ये बॉल का डिस्टेंस अर्थ सरफेस से या सेंटर ऑफ अर्थ से कितनी दूरी पे है, ये चीज हमको निकालनी पड़ेगी। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसका मास कितना है और अर्थ का मास कितना है, ये भी हमको पता रहना चाहिए। आप देखिए ये जो डिस्टेंस r दिया है आपको, ये r डिस्टेंस एग्जैक्टली सेंटर के बीच में, और ये अर्थ के सेंटर के बीच में और इस बॉल के सेंटर के बीच में रहेगा। अब देखो फॉर्मूला क्या है हमारा, F इज इक्वल टू जी मतलब हो गया यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल M मतलब क्या हो गया, मास ऑफ अर्थ हो गया, और स्मॉल m मान लो ये बॉल का मास हो गया, और r क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो हम ये आखिरी में देखेंगे कि F इज इक्वल टू m इंटू जी, फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, बट यहाँ पे एक्सेलरेशन की जगह हमने क्या ले लिया, जी,
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि फोर्स क्या है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जी क्या आ जाएगा, जी इज इक्वल टू, अभी यहाँ थोड़ा सा मैथमेटिकल मैनिपुलेशन दिखाता हूँ आपको। ये देखो, एफ इज इक्वल टू जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ऐसे एफ को कैसे लिख सकते हैं हम पहले एफ को एम इंटू ए लिखते थे अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, बट जो कि हमारा फोर्स क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एम इंटू जी, बिकॉज दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये जो एक्सेलरेशन आ रहा है ये किस बात की वजह से आ रहा है, ये ग्रेविटी की वजह से आ रहा है या ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आ रहा है। तो ये हो गया एफ इज इक्वल टू एम इंटू जी। तो चलो हम दोनों को इक्वेट कर देते हैं, एम इंटू जी इज इक्वल टू जी इंटू एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो ये स्मॉल एम और ये स्मॉल एम कट जाएगा और ये आएगा जी इज इक्वल टू जी इंटू एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। सो दिस इज गोइंग टू बी योर वैल्यू ऑफ जी, स्मॉल जी। इफ द ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड ऑन द अर्थ सरफेस, अभी ये देखो कि ऑब्जेक्ट को अगर मैं अर्थ सरफेस पे लिख देता हूँ तो ये जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है आर, ये कितना हो जाएगा, ये इसका कहना ये है कि ये अर्थ है, ये है अर्थ का सेंटर, और यहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो ये कितनी दूरी पे है सेंटर से, आर। आर मतलब क्या हो गया, दिस इज नथिंग बट रेडियस ऑफ अर्थ। ये किन चीजों के लिए अप्लाई करेगा, अगर आप कोई चीज अर्थ सरफेस पे रखे हो तो ये इस तरीके से आ जाएगा आर। सो दिस स्मॉल आर कैन बी रिटन एज कैपिटल आर। तो इसको क्या लिखेंगे हम, जी इज इक्वल टू जी इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर, जी इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर। तो इसमें अब हम रिस्पेक्टिव वैल्यूज डाल देते हैं। रिस्पेक्टिव वैल्यूज मतलब अब क्या हो गया, अब छोटा एम तो निकल गया पिक्चर से बाहर। जी का वैल्यू क्या है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू 6 इंटू 10⁻24। ये क्या हो गया, दिस विल बिकम मास ऑफ, दिस इज मास ऑफ अर्थ, दिस इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और ये आर क्या आएगा, ये आएगा रेडियस ऑफ अर्थ, इसका स्क्वायर। और जब आप इसको कैलकुलेट करते हो तो आपका वैल्यू आता है 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इस तरीके से हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। अब हमको देखना है कि अलग अलग अर्थ सरफेस पे अलग अलग पोजीशन में हम लोगों का ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैसे चेंज हो जाता है। तो इसके बारे में ये कहा गया है कि वेरिएशन ऑफ वैल्यू ऑफ जी, तो चेंज अलोंग द सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ के सरफेस के अलोंग ही कैसे ग्रेविटेशनल वैल्यू चेंज होती है। तो ये पॉसिबल है क्या कि हम एक जगह से दूसरी जगह पे जाएंगे तो वैल्यू चेंज हो जाएगा जी का, हाँ ये चेंज होता है, बट ये डिस्टेंस 1-2-4 किलोमीटर का नहीं रहता, आपको बहुत दूर जाना पड़ेगा। अब ये देखो, विल द वैल्यू ऑफ द जी विल सेम एवरीवेयर ऑन द अर्थ सरफेस, आंसर इज नो। द रीजन इज दैट शेप ऑफ द अर्थ इज नॉट एग्जैक्टली स्फीरिकल। अब ये पॉसिबिलिटी कब हो सकती थी कि जब हमारा अर्थ पूरी तरह स्फीरिकल होता था, पूरी तरह स्फीरिकल। तो आप देखिए कि अगर स्फीरिकल रहता था तो ज्योमेट्री में हम एक चीज पढ़े कि इसका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से सब तरफ एक जैसा रहेगा, और वो कितना रहेगा, दैट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द अर्थ। ऐसा ही रहता अगर अर्थ स्फीरिकल रहता था तो, बट एक्चुअली शेप कैसा है अर्थ का, इट इज लिटिल डिफरेंट देन स्फीयर। सो फिर क्या हो जाएगा कि so the distance of the point on the earth surface of the earth from its center differs somewhat from place to place। कि क्या है, अगर ये स्पिरिकल नहीं है तो स्पिरिकल ना होने की सिचुएशन में क्या हो जाएगा कि अगर मान लो ये ऐसे इलिप्टिकल है मान लो, तो अब देखिए कि यहाँ से ये डिस्टेंस थोड़ा अलग आएगा और यहाँ से ये डिस्टेंस थोड़ा अलग आएगा। तो जैसे ये आर के वैल्यू में चेंज आ जाएगा वैसे ही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी चेंज हो जाएगा। तो अब देखिए इसका क्या कहना है फिर कि ड्यू टू रोटेशन differs somewhat from place to place. Due to its rotation, Earth bulges at equator and flatter at pole। तो पोल में वो फ्लैट हो रहा है और इक्वेटर पे क्या हो रही है, बल्ज हो रहा है। तो जहां पे फ्लैट हो रहा है द रेडियस इज लार्जेस्ट एट इक्वेटर एंड स्मॉलेस्ट एट पोल्स। तो अब आप जानते हैं कि ये कौन सा है,
मतलब अगर इन शॉर्ट कहा जाए तो ये इस शेप का हो जाता है समवॉट। ये हो गया आपका नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ पोल, ये सब लोग जानते हैं, और ये इक्वेटर का लाइन है आपका, दैट इमेजिन वर्चुअली डिवाइड्स अर्थ इनटू टू पार्ट्स। तो ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ। अभी आप देख रहे हैं कि ये जो डिस्टेंस है ये मान लो R1 है, और ये डिस्टेंस जो है ये R2 है। तो आप समझ सकते हैं कि R2 इज ग्रेटर देन R1, ये यही दिखाई दे रहा है आप लोगों को, R2 इज ग्रेटर देन R1। R2 इज ग्रेटर देन R1 अगर रहता है तो यहाँ पे G का वैल्यू अलग रहेगा और यहाँ पे G का वैल्यू अलग रहेगा, क्योंकि ये डिस्टेंस अलग अलग है दोनों का। तो डिस्टेंस अलग है तो ये अलग अलग रहेगा। तो इसका क्या कहना है, द रेडियस इज लार्जेस्ट एट द इक्वेटर एंड स्मॉलेस्ट एट पोल, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज हाईएस्ट एट पोल्स। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है 9.832 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ पे रहेगा लोएस्ट, तो ये लोएस्ट रहेगा समवॉट 9.78। जी इज इक्वल टू 9.7, आई एम सॉरी 9.78 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसे। तो ये इक्वेटर पे, दिस इज योर इक्वेटर, इक्वेटोरियल लाइन। तो यहाँ पे रहेगा ये 9.72, मतलब यहाँ सबसे कम रहेगा और यहाँ ज़्यादा रहेगा, जो कि आप जानते हो कि इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो जितना ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ेगा उतनी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होगी, और जितना डिस्टेंस कम रहेगा उतना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज़्यादा रहेगी। सो इट इज़ सो सिंपल। अभी चेंज विथ हाइट, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, अर्थ सरफेस के ऊपर हम लोग जाते हैं, तो अर्थ सरफेस के ऊपर जाने का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे क्या असर होगा। तो आप जानते हैं कि एज वी गो अबव द अर्थ सरफेस, as we go above the earth surface, the value of R in the equation 1 increases and the value of G decreases, value of G decreases. However, decrease is rather small for the heights which are small in comparison with the earth radius. For example, remember the radius of the earth is 6400 kilometer, and aeroplane is flying at height of 10 kilometer above the earth surface. The distance between the earth surface and the center of the earth and aeroplane is just 6410 किलोमीटर। सो ये ज़्यादा डिफरेंस नहीं लाएगा। चलो देखते हैं हम इस कॉन्सेप्ट को, कि अगर ये आपका अर्थ है, इसका रेडियस 6400 किलोमीटर है, तो जो इफेक्ट ऑफ हाइट है, अभी इसके ऊपर अगर कोई चीज़ हम यहाँ रखें और इसका कोई सर्टेन डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए कि हम हाइट का इफेक्ट काउंट करें। तो हाइट का इफेक्ट काउंट करने के लिए हमको ये चाहिए कि 6400 इस वैल्यू के कंपैरिजन में वो कुछ वैल्यू चाहिए आपको। अब 6400 किलोमीटर इज अ वेरी हाई डिस्टेंस। अगर आप बोलोगे कि 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, इन सब चीज़ों में इसका बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ एक टेबल दिया है, जिस टेबल पे आपको ये चीज़ दिखाई देती है। ऑन द अर्थ सरफेस एवरेज, एवरेज आता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आती है आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस। और ये एवरेज इसलिए लिया गया कि एवरेज लेने के लिए, एवरेज इस बात के लिए लिया गया कि अभी हमने देखा कि इक्वेटर पे, मतलब पोल्स पे और इक्वेटर पे ये अलग अलग होती है। तो पोल्स और इक्वेटर पे अगर अलग अलग होती है तो इनका सबका एवरेज अगर हम निकाल लेते हैं तो वो होता है 9.8 समवेयर। माउंट एवरेस्ट कितना ऊंचा है, दिस इज 8.8 किलोमीटर्स फ्रॉम द अर्थ सरफेस, इतना उसका हाइट है। तो इसमें भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में कोई चेंज नहीं हो रहा, इट सिम्स टू बी 9.8, मतलब सेम ही है। अ मैक्सिमम हाइट रीच बाय मैन मेड बलून, वो था 36.6 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। तो वहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमने नोट की थी 9.77। हाइट ऑफ टिपिकल वेदर सैटेलाइट, वेदर सैटेलाइट कितने ऊंचाई पे होते हैं, 400 किलोमीटर के लगभग ऊंचाई पे होते हैं वो। तो 400 किलोमीटर की ऊंचाई पे आपको दिखाई देगा 8.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अगर आप कम्युनिकेशन सैटेलाइट देखते हो तो ये बहुत ज़्यादा ऊपर रहते हैं, 35,700 किलोमीटर अबव अर्थ सरफेस। तो इस परिस्थिति में आपको बहुत ही कम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दिखाई देता है, दैट इज इक्वल टू
0.225 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो गया आपका हाइट के बारे में कि अगर हाइट कितना होना चाहिए। तो इन इस टेबल पे से हमको एक बात समझ में आती है कि 8-10-20 किलोमीटर से कोई खास फर्क पड़ता नहीं है, पर 400 किलोमीटर में थोड़ा सा फर्क दिखाई दे रहा है हमको। पर जब हम 35,700 किलोमीटर के डिस्टेंस पे जाते हैं तो उस समय हम लोगों को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में ड्रास्टिक चेंज नजर आता है और वो बहुत कम हो जाती है, दैट इज 0.225। अब देखते हैं हम चेंज विथ डेप्थ। डेप्थ के साथ कितना चेंज होता है। तो डेप्थ के साथ चेंज होना मतलब क्या कि अगर हम अर्थ के अंदर जाने की कोशिश करेंगे, इफ ये है, यहाँ से हम अंदर जाने की कोशिश करेंगे, तो अंदर जाने की कोशिश करेंगे तो एक नॉर्मल लॉजिक हमारा ये कहता है कि अगर हम अर्थ के अंदर ड्रिल करते हैं या फिर कोई होल करके हम उसके अंदर जाने की कोशिश करते हैं तो ऑब्वियसली रेडियस कम होते जाएगा इसका। अगर रेडियस कम होते जा रहा है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ते जाना चाहिए। बट ये सही है क्या? अब देखिए, द वैल्यू ऑफ जी also changes if we go inside the earth. The value of r in the equation decreases and one would think that the g should increase as per the formula. बट आप फॉर्मूले के अनुसार क्या होना चाहिए कि आपको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये हमने देखा कि जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ये सारी चीज़ें हमने देखी है, M1 M2। तो ये क्या है, जितना आर का वैल्यू कम होते जाएगा उतना जो है ग्रेविटी की वैल्यू बढ़ जानी चाहिए, ऐसा हमको लगता है। बट दरअसल बात ऐसी नहीं है। जब आप अर्थ के अंदर जाओगे तो क्या करना पड़ेगा आपको, जो मास है अर्थ का वो भी कम होते जाएगा। क्योंकि मान लो आप यहाँ तक, ये सेंटर है अर्थ का, अगर आप इस पोजीशन में हो तो आपको कितना मास काउंट करना पड़ेगा, इतना ही मास काउंट करना पड़ेगा, ये सारा मास निकल जाएगा आपका, ये आप कैलकुलेशन में नहीं ले सकते। तो क्या हो जाएगा, जैसे जैसे आप अर्थ के अंदर जाते हो तो वैसे वैसे डेप्थ में जाते हो तो वैसे वैसे क्या हो जाएगा, अर्थ का मास भी कम होते जाएगा। और अर्थ का मास कम हो रहा है तो फिर क्या होगा, तो फिर इसमें कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में। तो however the part of the earth which contributes toward the gravitational force felt by the object also decreases, which means that the value of m to be used in the equation 5 will be decrease। मतलब जो हम कैलकुलेशन के लिए वैल्यू ले रहे हैं, जो हमने ये टिपिकली इसमें देखा था g इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, तो इसमें r का वैल्यू भी, g m का वैल्यू भी कम हो रहा है, m मतलब मास ऑफ अर्थ का भी वैल्यू कम हो रहा है। तो ये अगर वैल्यू कम हो रहा है तो फिर क्या हो जाएगा, उसमें कुछ खास असर तो पड़ेगा नहीं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। सो ये है, तो एज अ कंबाइंड इफेक्ट ऑफ रिजल्ट ऑफ चेंज इन आर एंड एम, द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस एज वी गो इनसाइड द अर्थ। तो अगर हम दो इफेक्ट को देखते हैं कि मास भी कम हो रहा है और फिर रेडियस भी कम हो रहा है, बट इसका ओवरऑल रिजल्ट ये आता है, कंबाइंड रिजल्ट ये आता है कि जैसे जैसे हम अर्थ के अंदर जाते जाएंगे वैसे वैसे जी की वैल्यू डिक्रीज होते जाएगी। मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू डिक्रीज होते जाएंगी जैसे जैसे हम अर्थ के डेप्थ में जाते जाएंगे। ओके, सो दिस इज अबाउट द डिफरेंट सिचुएशंस। अभी हम लोग देख लेते हैं इसको, मास और वेट को। तो मास मतलब क्या होता है, मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में कितना मैटर प्रेजेंट है उसी को मास कहते हैं हम लोग। ठीक है, मास का ऐसा यूनिट क्या होता है, केजी, एंड इट इज स्केलर क्वांटिटी। और वेट क्या होता है, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द फोर्स विथ विच अर्थ अट्रैक्ट द ऑब्जेक्ट। तो अर्थ कितने फोर्स से किसी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करती है अपने तरफ, अपने सेंटर के तरफ, उसी चीज को हम क्या कहते हैं, दैट थिंग इटसेल्फ इज नोन एज वेट। तो वेट क्या हो जाएगा, वेट इज इक्वल टू फोर्स, और ये कौन सा है, ग्रेविटेशनल फोर्स विथ विच द अर्थ अट्रैक्ट्स एनी ऑब्जेक्ट टुवर्ड इट्स सेंटर। तो ये हो जाएगा m इंटू जी, यहाँ पे स्मॉल m लिखा है और ये स्मॉल m क्या हो जाएगा, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का मास होगा, ये अर्थ का मास नहीं होगा, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का मास होगा। और ये g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो वेट बीइंग फोर्स, तो उसका वेट का यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट न्यूटन होता है। ठीक है, ओके। तो अभी यहाँ कुछ और एक एग्जांपल दिया है। इफ अ पर्सन वेज 750 न्यूटन ऑन अर्थ, हाउ मच वुड बी
his weight on the moon given that moon's mass is 1 upon 81 of the earth and its radius is 1 upon 3.7 of the earth. तो ये आएगा 750 न्यूटन. तो रेशियो ऑफ मास ऑफ अर्थ टू द मास ऑफ मून ये क्या आएगा me अपॉन m, ये आएगा 81. और रेडियस का अगर रेशियो लेते तो ये आता 3.7. अभी वेट क्या होगा, तो वेट है m इंटू जी इज इक्वल टू 750. तो हम क्या कर लेंगे इसमें m इंटू जी इंटू एम ई डिवाइडेड बाई आर ई स्क्वायर. तो ये स्मॉल m क्या आ जाएगा, स्मॉल m इज इक्वल टू इतना आ जाएगा आपका मास. तो मास आ जाने के बाद फिर क्या हो जाएगा वेट ऑन द मून. वेट ऑन द मून क्या आएगा m इंटू जी एम इंटू एम एम. एम एम मतलब क्या हो गया मास ऑफ मून डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ मून. ये सारी वैल्यूज आप पुट कर दो तो दैट ऑब्जेक्ट इज गोइंग टू वे 126.8 न्यूटन ऑन द मून सरफेस. अभी ये कैलकुलेशन बड़ा है तो ये न्यूमेरिकल कुछ आने के चांसेस नहीं है एग्जाम में, बट फिर भी जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग इतना काफी है. अब ये फ्री फॉल, सपोजिटली फ्री फॉल के बाद कुछ न्यूमेरिकल्स है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और एस्केप. ओके, सो नाउ वी हैव टू सी फ्री फॉल. सो फ्री फॉल का मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपने हाथ में पकड़ के ड्रॉप कर दिया तो वो क्या हो जाएगा, दैट इज़ फ्री फॉल. अभी फ्री फॉल क्या होता है, फ्री फॉल विल बी ऑलवेज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि यहाँ जो फोर्स अट्रैक्ट कर रहा है बॉडी को अर्थ सरफेस की तरफ या सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ, तो वो होता है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स. तो ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में जब भी कोई चीज़ आती है तो हम एक्सेलरेशन की जगह क्या ले लेते हैं, जी. तो ये क्या होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. अभी देखो फ्री फॉल की दूसरी एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है. इन फ्री फॉल इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 0, ऐसा कंडीशन दिया जाता है. तो हमारे जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, तो जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. ऐसा हमारा इक्वेशन रहते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन. तो ये मेरे ख्याल से इतने तीन ही इक्वेशन ऑफ मोशन आपको है. तो इसमें आपको चेंजेस क्या करने पड़ेंगे, अभी जैसे हमने ऊपर जो कंडीशन लिखी हुई है उस कंडीशन को फॉलो अगर हम करते तो हर एक जगह पे ये तीनों इक्वेशन में हमको u इज इक्वल टू 0 एंड a इज इक्वल टू जी पुट करना पड़ेगा. तो a इज इक्वल टू जी पुट करना पड़ेगा. इसमें क्या करेंगे हम, तो अभी ये आएगा 0 प्लस जी टी, तो ये आएगा v इज इक्वल टू जी टी. दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन. s, अभी s के जगह क्या लेंगे हम, क्योंकि कोई भी चीज़ वर्टिकली डाउनवर्ड है, यहाँ से नीचे गिर रही है, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे h, हाइट. ये मान लो अर्थ सरफेस है तो ये आ जाएगा हाइट. तो s की जगह हम h लिख देंगे, दैट इज इक्वल टू हाइट. अभी उसके बाद में ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन. दूसरे इक्वेशन में भी s इज इक्वल टू यू टी है तो यहाँ पे 0 पुट कर दो इंटू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर. तो ये आएगा ये आएगा s की जगह h, तो h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर. ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2. एंड इक्वेशन नंबर 3 विल बिकम v स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये था 0 स्क्वायर प्लस 2, ये a की जगह आएगा g और s की जगह आएगा h. सो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh. ये आएगा आपका इक्वेशन नंबर 3. सो यू गॉट दीज 3 इक्वेशंस. v इज इक्वल टू जी टी, ये पहला इक्वेशन. उसके बाद में आएगा h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh. अब ये हो गया कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे अगर गिरती है तो क्या होगा. सो दिस 3 सेट ऑफ इक्वेशंस यू हैव टू यूज फॉर फ्री फॉल. ये आया आपका फ्री फॉल के लिए. अगर हम कोई चीज़ नीचे से ऊपर थ्रो करते हैं, अपवर्ड थ्रो अगर करते हैं, अब तो अपवर्ड थ्रो करेंगे तो क्या हो जाएगा, अपवर्ड थ्रो में ये तो फ्री फॉल हो गया. अगर हम अपवर्ड थ्रो करते हैं तो अपवर्ड थ्रो के कंडीशन में ये होता है कि आपको जी जो लेना पड़ेगा वो माइनस में लेना पड़ेगा. और माइनस में क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम कोई चीज़ नीचे से ऊपर फेंकते हैं
तो क्या होता, अगेंस्ट द ग्रेविटी ट्रैवल होगा। तो अगेंस्ट द ग्रेविटी ट्रैवल अगर कोई चीज़ होती है तो हमको हरदम g माइनस में लेना पड़ेगा। सो फॉर थिंग्स टू बी थ्रोन अपवर्ड a इज इक्वल टू माइनस जी, ऐसा आपको लेना पड़ेगा। तो ये इतना चेंज आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा जब आप कोई चीज़ नीचे से ऊपर की ओर फेंकते हो। और फ्री फॉल के वक्त तो ये 3 इक्वेशन हमारे आए गए हैं। तो ये 3 इक्वेशन कैसे चेंज हो जाएंगे, ये सब माइनस में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, क्योंकि ये माइनस सब जी की जगह आपको माइनस जी लेना पड़ेगा। पर वो केस आपको डिस्कस किया ही नहीं है, तो ठीक है। तो ये हो गया आपका फ्री फॉल। अब फ्री फॉल के बाद में आता है ये 2-3 एग्जांपल्स दिए इसके। तो चलो हम एग्जांपल्स देख लेते हैं इन शॉर्ट, कैसे करना है एग्जांपल। तो एग्जांपल्स में आपको क्या कहा है, एन आयरन बॉल ऑफ मास 3 kg इज रिलीज फ्रॉम द हाइट ऑफ 125 मीटर, फॉल्स फ्रीली टू द ग्राउंड, assuming that value of g is 10 meter per second square. Calculate the time taken by the ball to reach the ground and velocity of the ball on reaching the ground. Height of the ball, third point है, height of the ball at half time it takes to reach to the ground. तो अभी हम देखते हैं कि ये कैसे होगा, कैसे हम ये न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो न्यूमेरिकल को सॉल्व करना इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो। मास का तो कोई कंसिडरेशन इसमें रहता नहीं है, क्योंकि आपने जितने भी इक्वेशन ऑफ मोशन देखे उसमें कहीं पे भी मास का कंसिडरेशन नहीं है। सो डोंट बॉदर अबाउट मास फॉर दिस मोशन। तो चलो अभी हमको गिवन क्या है, गिवन जब भी आपको पेपर में न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो कम से कम आप गिवन लिखिए, तो आपको कुछ मार्क उसमें मिल जाएंगे। अभी इसने बोला कि आयरन बॉल मास कितना है, मास इज इक्वल टू m इज इक्वल टू 3 kg, सॉरी 3 kg, ये हो गया मास। उसके बाद में क्या बोला, हाइट इज इक्वल टू h इज इक्वल टू 125 मीटर, इतना दिया आपको। उसके बाद में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसा दिया है। तो सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना है कि हाउ मच टाइम इट विल टेक, टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच टू ग्राउंड। तो अब देखिए बॉल यहाँ से फॉल हो रहा है नीचे और यह है ग्राउंड, तो यह हाइट है h इसका, ओवरऑल हाइट। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0, जैसे मैंने पहले आपको बताया था, और फाइनल वेलोसिटी v क्या है ये अभी हमको पता नहीं है। इसका हाइट हमको दिया हुआ है, दिस इज इक्वल टू 125 मीटर। सो हम क्या करेंगे, और g दिया है हमको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसमें हम क्या करेंगे, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। सिंस क्या है कि u तो 0 है, तो हमने h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, ये हमने पहले डिराइव किया है। सो अभी कोई नए से मैं बताऊंगा नहीं, इसको हम स्ट्रेट अवे यूज़ करेंगे। सो h कितना है 125 इज इक्वल टू हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर, ऐसा आएगा। तो आप क्या करेंगे, इसको 125 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो 125 इंटू 2 कितना हो जाएगा 250 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू टी स्क्वायर इज इक्वल टू 25। सो टी क्या आ जाएगा आपका 5। अब यहाँ पे 2 वैल्यूज आ सकती है प्लस माइनस 5, पर टाइम इज़ नेवर निगेटिव, सो यू हैव टू टेक टाइम एज अ 5 सेकेंड। ये से पॉजिटिव टी आपको कंसिडर करना पड़ेगा, और यह है टाइम टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड। सो यू गॉट योर फर्स्ट आंसर, टाइम टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड। नाउ व्हाट अबाउट नेक्स्ट, तो नेक्स्ट ये है आपका व्हाट इज़ द वेलोसिटी। वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, तो वेलोसिटी का भी क्या है हमको, v इज इक्वल टू जी इंटू टी, ऐसा इक्वेशन ऑलरेडी पता ही है हम लोगों को। तो v इज इक्वल टू जी इंटू टी में आएगा 10 इंटू 5, ये आ जाएगा 50 मीटर, दिस इज 50 मीटर पर सेकेंड, ये आ जाएंगी आपकी फाइनल वेलोसिटी। एंड तीसरा बोला है द हाइट ऑफ द बॉल एट हाफ टाइम इट टेक्स टू रीच टू ग्राउंड। तो टाइम कितना लगा है हमारा 5 सेकंड लगा है।
तो इसका कहना है कि हाफ टाइम में वो कितने हाइट तक आ जाएगा ग्राउंड से। तो हम निकालेंगे हाफ टाइम। तो टी हमारे पास दिया है, टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड, टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड, सॉरी 5 सेकेंड है टाइम। तो हाफ टाइम कितना लगेगा इसका, हाफ टाइम 5 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2.5 सेकेंड। तो 2.5 सेकेंड में ये कितने हाइट तक जाएगा। तो अगेन यहाँ ऐसे ही आपको यूज़ किया है, यही फॉर्मूला जो हमने पहले यूज़ किया था हाइट के लिए, h इज़ इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। तो हमको इस समय हाइट फाइंड आउट करना है। तो हाइट कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग, हाफ जी का वैल्यू है 10 और इसका वैल्यू 2.5 का स्क्वायर ऐसे। तो ये कितना आ जाएगा, 10 डिवाइडेड बाई 2, ये आएगा 5 और ये 5 इंटू 6.25, 2.5 का स्क्वायर आएगा 6.25 और ये अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो यू आर गोइंग टू गेट दिस 31.25 मीटर। ये आएगा आपका हाफ हाइट, दिस इज़ योर हाइट। यहाँ पे हम हाफ लिख देते हैं, हाफ हाइट इतना। तो हाफ हाइट है, तो दस द हाइट ऑफ द बॉल एट हाफ टाइम कितना रहेगा। टोटल हाइट कितना है हमारा, अब देखिए टोटल हाइट हमारा दिया है 125। हाफ टाइम में हम कहाँ से कहाँ तक आ जाते हैं, 31.25, यहाँ से यहाँ तक समवर आ जाएंगे मान लो। तो ये बचा हुआ डिस्टेंस कितना रहेगा, ये आएगा 125 माइनस 31.25, ये डिस्टेंस आएगा एंड दिस इज इक्वल टू 93.75 मीटर्स। ये मीटर में आएगा इसका आंसर, ये बात ध्यान में रखिए। सो दिस इज़ योर फर्स्ट एग्जाम्पल। अभी उसके बाद में दिया है सेकेंड एग्जाम्पल। तो सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग कर लेते भी। सेकेंड एग्जाम्पल क्या दिया है, देखो सेकेंड एग्जाम्पल में अ टेनिस बॉल इज़ थ्रोन अप। अब देखिए टेनिस बॉल क्या कहा है, सबसे पहली तो चीज़ आपको ये समझनी पड़ेगी कि थ्रोन अप है ये, मतलब मोशन क्या है इसका, अपवर्ड मोशन। अपवर्ड मोशन है तो क्या आ जाएगा, सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको समझनी है इसमें कि अगर आप अगेंस्ट द ग्रेविटी जाते हो तो अगेंस्ट द ग्रेविटी जाते बराबर आपको जी का वैल्यू हरदम माइनस में लेने का है। हाइट कितना दिया है, टेनिस बॉल इज थ्रोन अप एंड रीचेज हाइट ऑफ 4.05 मीटर बिफोर कमिंग डाउन। What is its initial velocity and how much total time will it take to come down? Assume g is equal to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो g का वैल्यू आपको दिया है। तो सबसे पहले तो हमको ये नोट करना पड़ेगा एग्जाम्पल 2 में कि ये मोशन कैसा है, मोशन इज अपवर्ड, अपवर्ड मोशन है। ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि इस वक्त हम लोगों को a इज इक्वल टू लेना है माइनस जी, जो भी रहेगा जी वो माइनस में लेना पड़ेगा आपको। अब इसमें हाइट आपको प्रोवाइड किया गया, हाइट इज इक्वल टू 4.05 मीटर, दैट हाइट इज प्रोवाइडेड टू यू। अभी इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना रहेगा, अब देखिए जब भी हम कोई चीज़ नीचे से ऊपर की ओर फेंकते हैं तो क्या होता है, वो एक सर्टन हाइट तक जाता है और फिर वहाँ से वो नीचे गिरता है। अब सर्टन हाइट तक जाने के बाद वो नीचे फॉल होना पहले रुकेगा और फिर नीचे आएगा। मतलब क्या होगा कि अगर आप कोई भी बॉल इस लेवल से ऊपर फेंकते हो, ये जाएगा यहाँ तक, ये हो गया आपका मैक्सिमम हाइट h। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी रहेगी, देयर विल बी इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी ज़ीरो। फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो जब होगी तभी वो बॉल नीचे की ओर आएगी। आपको कुछ तो भी इनिशियल वेलोसिटी देनी पड़ेगी तभी जाके वो ऊपर जाएगी बॉल। ऊपर जाने के बाद क्या होगा, उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम हो जाएगी और एक पर्टिकुलर हाइट पे उसकी वेलोसिटी हो जाएगी ज़ीरो एंड दैट ज़ीरो वेलोसिटी इज और फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू ज़ीरो। सो अगर v इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाता है और हमको हाइट दी हुई है, हाइट कितनी है 4.05 मीटर, तो कौन सा इक्वेशन लगाओगे, हमारे पास एक इक्वेशन है जो इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी को कनेक्ट करता है विद द हेल्प ऑफ हाइट। तो वो है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर टू जी एच। जैसे मैंने बताया था कि आपको h लेना पड़ेगा और g लेना पड़ेगा। अब आपको पता है कि फाइनल वेलोसिटी की इसकी ज़ीरो, यू आर नॉट अवेयर अबाउट इनिशियल वेलोसिटी, तो इसको a ही लेंगे हम। 2g का वैल्यू कितना दिया आपको, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यह आएगा 10 और हाइट कितना दिया आपको 4.05। और इसमें आपको ये जो वैल्यू है 10,
ये लेना पड़ेगा माइनस, तो ये वैल्यू आएगी माइनस। यार अगर हम इसको इक्वेशन में इसको माइनस ले लेंगे दैट विल बी बेटर आइडिया, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे आप। तो ये आ जाएगा माइनस 2GH माइनस 2GH। तो u पता नहीं हमको, माइनस 2 इंटू 10 इंटू 4.05। तो ये कितना आएगा, अभी आएगा u स्क्वायर इज इक्वल टू, साइड चेंज हो जाएगा तो ये आ जाएगा 20 इंटू 4.05, सो इट्स गोइंग टू बी 81 u स्क्वायर। तो u का वैल्यू आएगा 9 मीटर पर सेकेंड। 9 मीटर पर सेकेंड, ये भी आपको हरदम पॉजिटिव ही लेना पड़ेगा, क्योंकि अपने अलजेब्रा में कई जगह ये देखा है कि एक्स स्क्वायर का वैल्यू अगर 4 आता है तो आप उसकी दो वैल्यूज़ लेते हो, +2 और -2। बट यहाँ पे भी आप +2 -2 ले सकते हो, पर वेलोसिटी निगेटिव हो सकती है, पर इनिशियल वेलोसिटी निगेटिव नहीं रहेगी, आपको वो पॉजिटिव ही लेना पड़ेगा। तो 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये आएगा। अब इसके बाद में क्या है, इनिशियल हाउ मच टोटल टाइम इट विल टेक टू कम डाउन। अभी आपको टोटल टाइम निकालना है। टोटल टाइम मतलब क्या, कि जब आप थ्रो करोगे तो ऊपर जाएगा और ऊपर जाने के बाद उसकी वेलोसिटी 0 होगी और वो फिर वापस आएगा। तो आपको ये डिस्टेंस 2 बार काउंट करना पड़ेगा, या फिर जो भी टाइम ऊपर जाने के लिए लगेगा उतना ही टाइम उसको नीचे आने के लिए भी लगेगा। तो हम एक टाइम कैलकुलेट करते हैं, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो ये ऐसा आएगा, h इज इक्वल टू ut माइनस हाफ GT स्क्वायर, ऐसा लेना पड़ेगा। हमारे पास हाइट कितना दिया, 4.05 का हाइट दिया है, इनिशियल वेलोसिटी दिया 9, हमको टाइम का पता नहीं है। तो टाइम का पता नहीं रहेगा तो क्या करेंगे हम, अभी हम एक काम करते हैं, इसको डाउनफॉल में कंसिडर करते हैं। डाउनफॉल में मतलब नीचे आने के लिए कितना टाइम लगेगा ये कैलकुलेट करते हैं। तो नीचे आने के लिए कैलकुलेट, अब हम क्या कर रहे हैं, डाउनवर्ड मोशन कंसिडर कर रहे हैं। तो डाउनवर्ड मोशन में क्या हो जाएगा, जब कोई चीज़ नीचे आ रही है तो इनिशियल वेलोसिटी आपको क्या कंसिडर करनी पड़ेगी, 0 इंटू टी प्लस हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर। और हाइट तो ऑलरेडी हमको पता ही है, ये है 4.5, इतनी हाइट है इसकी। तो ये क्या हो जाएगा, 4.05 इज इक्वल टू हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर। तो ये आएगा 4.05 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपका 0.81 सेकेंड। और 0.81 सेकेंड अगर आता है तो टी की वैल्यू आ जाएंगी आपकी 0.9 सेकेंड। आई एम सॉरी, ये सेकेंड में नहीं आएगा, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0.81, सो टी इज इक्वल टू 0.9 सेकेंड। इसको थोड़ा सा समझ लीजिए आप फिर से एक बार। उसने क्या कहा है कि हाउ मच टाइम इट विल टेक टू रीच टू ग्राउंड। मतलब क्या हो गया, यहाँ से हमने बॉल फेंकी, ये यहाँ तक गई और फिर यहाँ से वापस आई। तो आप वन वे कोई भी कंसिडर कर सकते हो। इधर आप ऊपर जाते वक्त का फॉर्मूला लगा के उसमें भी आप ये टाइम कैलकुलेट कर सकते हो, या फिर आप नीचे आते वक्त का भी कैलकुलेशन कर सकते हो। तो हमने ये इसको काय के लिए कंसिडर किया, व्हेन बॉल इज रिटर्निंग टू अर्थ सरफेस। सो जब बॉल रिटर्न हो रही है अर्थ सरफेस की तरफ तो आपको जी क्या लेना पड़ेगा, पॉजिटिव। जब हमारी बॉल अपवर्ड जा रही थी, ये सारे कैलकुलेशन हमने अपवर्ड के लिए किए, तो उस वक्त हमको क्या मिला, जी हमने निगेटिव ले लिया था। पर अब जो कि बॉल नीचे आ रही है तो हम जी को पॉजिटिव ले लेंगे। जी को पॉजिटिव लेने के बाद टाइम आ गया 0.9 सेकेंड। तो ये सिर्फ नीचे आने का टाइम हो गया। तो टोटल टाइम कितना आ जाएगा इसका, द टोटल टाइम इज गोइंग टू बी, टोटल टाइम 0.9 इंटू 2, ये क्या आएगा 0.81 सेकेंड। तो ऐसे आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो टोटल टाइम हमको लगा है 0.81 सेकेंड। ये लगा था हमारी इनिशियल वेलोसिटी 9 मीटर पर सेकेंड एंड टोटल टाइम वी कंज्यूम इज 0.81 सेकेंड। ऑलराइट, सो अब हमें लास्ट फेज में एस्केप वेलोसिटी हमको कैलकुलेट करने की है, और एस्केप वेलोसिटी के बाद में चैप्टर ख़त्म हो जाएगा ये। तो अभी पहले इसने कहा है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है,
कि वी हैव स्टडीड पोटेंशियल एनर्जी इन द लास्ट स्टैंडर्ड. द एनर्जी स्टोर्ड इन द ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स पोजिशन इज कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी. दैट वी हैव ऑलरेडी लर्नड इन द 9th स्टैंडर्ड. दिस एनर्जी इज रिलेटिव एंड इंक्रीजेज एज वी गो टू द ग्रेटर हाइट. तो जैसे कि हम अर्थ सरफेस से ऊपर ऊपर जाएंगे, अब कोई चीज़ ज़मीन पे रखी हुई है, अगर आप उसको उठाते हो और यहाँ होल्ड करते हो एक पर्टिकुलर हाइट पे, मान लो 1 मीटर पे 2 मीटर पे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ जब हम होल्ड करते हैं तो इसका हाइट आ गया 2 मीटर, मान लो ऐसे कोई चीज़ होल्ड करके रखिए, तो 2 मीटर होल्ड, 2 मीटर के हाइट पे कुछ पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी. और वैसे ही जैसे हम और ऊपर ऊपर ले जाएंगे वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ते जाएगी उसकी. तो यही एक चीज़ कही है. तो ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या आएगा, तो ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आएगा mgh. तो व्हेन h इज कंपैरेटिवली स्मॉल. अब देखो इसमें भी 2 केसेस है कि जब हाइट है, अगर कोई चीज़ यहाँ हमने रखी है, ये अर्थ सरफेस है, यहाँ से हमने किसी एक पर्टिकुलर हाइट h पे कोई चीज़ होल्ड करके रखी है, तो यहाँ इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू m इंटू जी इंटू एच. ऐसा हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू हाइट. सो दिस इज गोइंग टू बी योर पोटेंशियल एनर्जी. ऑलराइट, बट फॉर लार्ज वैल्यूज ऑफ h the g decreases with increase in h, and for an object at an infinite distance from the earth g is 0. अब ये कहाँ तक चलेगा, अगर आप हाइट इंक्रीज़ करते जाते हो तो क्या होगा, जैसे जैसे आपकी हाइट अर्थ के रेडियस के हिसाब से, मतलब इन कंपैरिजन विद द अर्थ रेडियस 6400 किलोमीटर इतनी अर्थ की रेडियस है. अगर इसके कंपैरिजन में आप कोई कंपैरेटिव वैल्यू लेते हो, कंपैरेटिव वैल्यू मतलब क्या हो गया, अब अगर आप बोलोगे कि मैं 10 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर, या चलो मान लेते हैं हम 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर भी चले जाते हैं, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे इतना असर नहीं होगा. पर अगर आप बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस पे चले जाते हो तो क्या हो जाएगा, आपका पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी. पोटेंशियल एनर्जी 0 क्यों हो जाएगी, क्योंकि ये जो g है ये 0 हो जाएगा आपका. तो ये 0 हो जाएगा तो मास कितना भी रहे और हाइट कितनी भी बड़ी रहे, पर एक वैल्यू अगर 0 आ गई मल्टीप्लिकेशन में तो सारा का सारा वैल्यू 0 हो जाएगा. ये हम लोग बहुत पहले बचपन में पढ़े हुए कि किसी भी चीज़ को 0 से मल्टीप्लाई कर दे तो वो 0 हो जाता है. तो ये कहा गया इसका, फॉर एन ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ द वैल्यू ऑफ जी इज 0 एंड अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट. सो it is more appropriate to assume the value of potential energy to be 0 over there. And for small distances, तो ये क्या हो जाएगा, for small distances that is heights, the potential energy is less than 0, that is it is negative. When the object is at height h from the surface of the earth, तो इसको हम जनरली क्या लेते हैं, माइनस g इंटू एम अपॉन आर प्लस एच. तो अब देखते हैं हम इसका एक्चुअली यूज़ जो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का, ये ज़्यादातर हम लोगों को एस्केप वेलोसिटी में यूज़ किया जाता है. तो इसको एस्केप वेलोसिटी को हम कैसे कंसिडर करेंगे, वो देखो, व्हाट इज़ एस्केप वेलोसिटी. अब एस्केप वेलोसिटी में ये चीज़ देखी कि व्हेन वी हैव सीन दैट व्हेन देयर इज़ अ बॉल, व्हेन अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड, इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेज बिकॉज ऑफ द अर्थ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स और अर्थ ग्रेविटेशन. द वेलोसिटी बिकम 0 आफ्टर रीचिंग अ सर्टन हाइट. कि हमने बॉल फेंकी, कुछ सर्टन हाइट तक जाने के बाद क्या होगा, धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी और एट अ पॉइंट वो 0 हो जाएगी और वहाँ से उसका फिर फॉल बैक चालू हो जाएगा टुवर्ड द अर्थ. तो इसके लिए हमने न्यूटन्स इक्वेशन लगाया. न्यूटन्स इक्वेशन क्या है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. पर जैसे कि हमने डिस्कस किया था ऑलरेडी कि यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, हम अगर कोई चीज़ ऊपर फेंक रहे हैं तो अपवर्ड मोशन के लिए a इज इक्वल टू माइनस जी लेना पड़ेगा और v क्या होगी, इसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी. और फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, कोई भी चीज़ की अगर आप नीचे से कोई चीज़ ऊपर फेंकते हो ऊपर की ओर तो फाइनल वेलोसिटी हरदम 0 हो जाती है. हमने लास्ट प्रॉब्लम में डिस्कस किया था ये. तो ये क्या हो जाएगा,
ज़ीरो इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2GS, या फिर H आप ले सकते हो, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2GH, तो ये H कितना आ जाएगा, H इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2G। आप इसको H की जगह S भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये होता है हाइट। तो आप एक चीज़ देख रहे हो कि हाइट आप कितने दूर तक कोई चीज़ फेंकना चाहते हो, कितने ऊंचाई तक आप थ्रो करना चाहते हो, वो सब किस चीज़ पर डिपेंड करता है, आपकी इनिशियल वेलोसिटी पर डिपेंड करता है कि आपकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए। चलो अभी मानते हैं कि द पुलिंग फोर्स, तो हायर इनिशियल वेलोसिटी, जितनी आपकी इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा रहेगी उतना ज़्यादा हाइट तक आप उसको थ्रो कर पाओगे। ये इस इक्वेशन से हमको समझ में आता है। जितना ज़्यादा थ्रो करोगे, जितना ज़्यादा इनिशियल वेलोसिटी, उतना लंबा थ्रो या उतने हाइट तक आप थ्रो कर सकते हो किसी चीज़ को। अभी एस्केप वेलोसिटी क्या होती है? एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, देखो द फोर्स पुलिंग द बॉल डाउनवर्ड डिक्रीजेस एज द बॉल गोज अप। If we keep increasing the initial velocity of the ball, it will reach larger and larger heights, and above a particular value of initial velocity, the ball is able to overcome the downward pull by the earth and can escape the earth forever and will not fall back on the earth. This velocity is called as escape velocity. अब escape velocity का मैं इसमें का जो मतलब है मैं एक्सप्लेनेशन देता हूँ आपको। अभी यहाँ जैसे हमको दिख रहा है कि जैसे जैसे हम इनिशियल वेलोसिटी बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे हाइट बढ़ते जाएंगे, ये चीज़ हमने देख लिया। अब ये हम कंटिन्यूसली हमारी इनिशियल वेलोसिटी बढ़ा रहे, एक पर्टिकुलर वैल्यू ऐसे आ जाएगी इनिशियल वेलोसिटी कि जो वेलोसिटी में थ्रो करने के बाद वो बॉल कभी वापस ही नहीं आएगी। अब ये तो एक ह्यूमन एफर्ट से इम्पॉसिबल चीज़ है, बट फिर भी कि वो पर्टिकुलर वैल्यू में क्या आएगा कि बॉल वापस ही नहीं आएगी आपकी। मतलब क्या हो जाएगा कि वो ऐसे जगह चले जाएंगे जहाँ पे अर्थ का ग्रेविटेशन काम ही नहीं करेगा। जैसे आप स्पेस में अगर जाते हो तो स्पेस में जाने के बाद कोई भी चीज़ गिरती नहीं है। क्यों गिरती नहीं है? क्योंकि आपने वो वीडियोस वगैरह देखे होंगे स्पेस क्राफ्ट में के कि अगर कोई भी चीज़ आपने ऐसे रख दी तो वो ऐसे ही रह जाती है, क्योंकि उसमें ग्रेविटी एक्ट नहीं होती है। वैसे ही जब हमने इतने ज़ोर से बॉल थ्रो की कि वो अर्थ के ग्रेविटेशन के बाहर चली गई, तो वहाँ पे कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट नहीं होगा और वो बॉल कभी वापस नहीं आएगी, वो वही रह जाएगी। तो ये है आपकी एस्केप वेलोसिटी कि आपको उतनी वेलोसिटी से थ्रो करना पड़ेगा इनिशियल वेलोसिटी से कि जिससे कि वो बॉल कभी वापस ही ना आए या वो अर्थ के ग्रेविटेशन के बाहर चली जाए, एंड दैट इज़ नथिंग बट एस्केप वेलोसिटी। अब देखो, एन ऑब्जेक्ट गोइंग वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ having initial velocity equal to escape velocity escapes the escapes the gravitational force of the earth, and the force of gravity being inversely proportional to the square of distance becomes zero only at infinite distance from the earth. This means that the object to be free from the gravity of the earth has to reach the infinite distance from the earth. मतलब क्या है कि अगर आपको कोई भी चीज़ अर्थ के ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस से बाहर करने के, तो एक इनफाइनाइट डिस्टेंस तक उसको फेंकना पड़ेगा आपको। तो उसके लिए उतनी ज़्यादा आप लोगों को क्या करनी पड़ेगी, इनिशियल वेलोसिटी अप्लाई करनी पड़ेगी उसको। तो चलो देखते हैं। अब थोड़ा सा कंपैरिजन है कि फॉर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, एक मास m कंसिडर करते हैं किसी ऑब्जेक्ट का, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv², और यहाँ पे लिखेंगे हम एस्केप वेलोसिटी। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएंगे -g इंटू m स्मॉल m अपॉन r, ये हो जाएंगी इसकी पोटेंशियल एनर्जी। और टोटल एनर्जी क्या हो जाएंगे, इन दोनों का एडिशन, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये दोनों का एडिशन हो जाएगा। तो ये क्या होगा, हाफ mv² -gm इंटू स्मॉल m अपॉन r, ये होगी इसकी टोटल एनर्जी ऑन द अर्थ सरफेस एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ। इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ वो क्या हो जाएगा, मूव होगा ही नहीं बाद में। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी उसकी 0, पोटेंशियल एनर्जी भी हो जाएगी 0, तो टोटल एनर्जी हो जाएगी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 0। अभी क्या करेंगे हम, फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्जर्वेशन ऑफ एनर्जी। आपको पता है लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी क्वांटिटेटिवली कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो ये सिर्फ कन्वर्ट हो सकती है
आप ख़त्म नहीं कर सकते किसी एनर्जी को, ना उसको प्रोड्यूस कर सकते। तो ये जो दो एनर्जीज़ है इनको हम इनफाइनाइट डिस्टेंस में जो एनर्जी है और जो अर्थ सरफेस पे, इनको इक्वेट कर देते। तो इसका नाम हमने ले लिया E1 और इसका नाम ले लिया E2। इन दोनों को जब आप इक्वेट कर देंगे तो ये आता है हाफ mv² एस्केप माइनस gm इंटू स्मॉल m अपॉन r इज इक्वल टू 0। तो इन शॉर्ट ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये 2 इधर मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, स्मॉल m कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 2gm अपॉन r। तो एस्केप वेलोसिटी का वैल्यू आएगा आपका √2gm अपॉन कैपिटल R। सो इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस कैन बी इक्वल टू 2 इंटू स्मॉल g इंटू R। तो ये वे बैक आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा और यहाँ पे ये एक्सप्रेशन है जहाँ पे आपको ये दिया है कि वेट, ये देखिए ये g का वैल्यू है, g इज इक्वल टू gm अपॉन r स्क्वायर। तो gm अपॉन r स्क्वायर अगर आप इसमें डाल देते हैं तो ये इस तरीके से इसका वैल्यू आ जाएगा, v एस्केप इज इक्वल टू √gm। तो यहाँ पे हम स्मॉल g डाल के ये सब कैंसिल करके ऐसा वैल्यू आ जाएगा। आपको जस्ट ये एक्सप्रेशन याद करने का, बिकॉज डेरिवेशन का पार्ट आपको 10th स्टैंडर्ड में नहीं है। तो इसके लिए यू डोंट हैव टू वरी, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला, v एस्केप इज इक्वल टू √2g इंटू कैपिटल R। तो आप इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए तो आपको ये वैल्यू पता चलती है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। मतलब अगर आपको कोई भी चीज़ अर्थ के ग्रेविटेशन के बाहर फेंकने की है और वो अर्थ सरफेस पे खड़े रह के आप अगर फेंकना चाहोगे तो आपको उसकी मिनिमम वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड रखनी पड़ेगी, तब जाके आप उसको अर्थ के ग्रेविटेशन के बाहर फेंक सकोगे। ऑलराइट, सो spacecraft which are sent to the moon or the other planets have to have their initial velocity larger than the escape velocity। मतलब जो भी spacecrafts जाते हैं हमारे किसी और प्लैनेट पे या अर्थ के ग्रेविटेशन के बाहर, तो उनको उनकी कम से कम वेलोसिटी इतनी चाहिए, इससे ज़्यादा चाहिए वेलोसिटी। इससे ज़्यादा रहेगी तो ही वो अर्थ ग्रेविटेशन के बाहर जा सकेंगे, नहीं तो वो जा ही नहीं पाएंगे, सर्टेन डिस्टेंस तक जाएंगे और गिर जाएंगे नीचे। सो ये है। तो इसमें अभी सॉल्व एग्जांपल दिया है, कैलकुलेट द एस्केप वेलोसिटी ऑन द सरफेस ऑफ द मून व्हेन द मास एंड रेडियस ऑफ द मून इज गिवन ओवर हियर। मास इतना दिया और रेडियस इतना दिया। तो आप इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, आप इसको इस तरीके से कैलकुलेट करिए, v एस्केप इज इक्वल टू √2gm अपॉन r। g का वैल्यू आपको दिया है इतना, उसके बाद में मास ऑफ द मून ये दिया है और रेडियस ये दिया है, ये जस्ट सारी वैल्यूज आप पुट करो तो ये आपको 2.37 किलोमीटर पर सेकंड ऐसा आएगा। और फिर एस्केप वेलोसिटी ऑन द मून रहेंगी 2.37 किलोमीटर पर सेकंड। ये अर्थ में है 11.2, क्योंकि अर्थ में हमने g की वैल्यू 9.8 ली है पर अदरवाइज ये फॉर्मूला यूज़ करके हम मून या किसी और प्लैनेट की भी एस्केप वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट ग्रेविटेशन। I hope you understood everything and this will prove helpful to you for the exams. Thank you, और please like, share and subscribe करिए। Thank you once again.